श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं सुनील आनंद सर एक बार फिर आपसे सिविक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ख़ास करके आज के संदर्भ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 8, क्लास 9, 10, क्लास 12 सभी क्लास में ये टॉपिक सिविक्स में आप पढ़ेंगे और इससे पहले भी आप पढ़ते आ रहे हैं। और वो टॉपिक है भारत के प्रधानमंत्री, उनकी योग्यता, प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता, अधिकार और कार्य। द प्राइम मिनिस्टर एबिलिटी, पावर एंड राइट्स। दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर यू। सभी तरह के कंपटीशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता ज़रूरी होती है, उनके अधिकार क्या होते हैं और कार्य क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 4 जून 2024 को 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, उसका रिजल्ट जारी हुआ और इस रिजल्ट के अनुसार तीसरी बार बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। 543 में 293 सीटें भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गठबंधन को सीटें मिली और हालांकि बीजेपी अपने दम पर लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी। भाजपा को 543 में 240 सीटें मिली, हालांकि बहुमत का आंकड़ा 272 का होता है। आइए मैं मेजॉरिटी के कॉन्सेप्ट को भी आपको समझा दूं। मेजॉरिटी का मतलब होता है कि जो लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या होती है उससे आधे से एक अधिक, इसको मेजॉरिटी कहा जाता है। तो 543 सीटें हैं लोकसभा में और उसका आधा से एक अधिक 272 सीटें होती हैं।
इस चुनाव में किसी भी पार्टी को ये आंकड़ा नहीं मिला। हालांकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को अकेले 282 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 219 के चुनाव में कुल 303 सीटें मिली थी। फिर भी वह एनडीए गठबंधन था और अपने अलायंस के साथ मोदी जी ने पूरे 10 साल शासन चलाया। 2024 के चुनाव जो 7 चरणों में संपन्न हुआ, जिसके रिजल्ट 4 जून 2024 को घोषित हुए इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और उसके बाद 9 जून 2024 को यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 20वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। तो आइए हम शुरू करते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यता और उनके कार्य और अधिकार क्या हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम योग्यता। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम योग्यता यह है कि उसे कम से कम लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है तो न्यूनतम उम्र सीमा 25 साल, और अगर राज्यसभा का सदस्य है तो न्यूनतम उम्र सीमा 30 साल होती है। अगर प्रधानमंत्री बनते समय वह व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है तो उसे 6 महीने के अंदर इन दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। प्रधानमंत्री पद के व्यक्ति के लिए वह सभी योग्यताएं जरूरी हैं जो एक लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए ज़रूरी होती है। जैसे कि उसे भारत का नागरिक होना जरूरी है, वह पागल या दिवालिया न हो, वह राज्य या केंद्र सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, अगर वो कोई सरकारी सर्विस में है तो उसे अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये सब कुछ प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम योग्यताएं हैं। साथ ही प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए, यानी आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन हासिल होना चाहिए। तो ये कुछ थे प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यताएं। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता है उसे प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करते हैं और शपथ लेने के बाद वह प्रधानमंत्री बन जाते हैं। प्रधानमंत्री शासन प्रमुख होते हैं, कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, और हमारे देश में राष्ट्र प्रमुख और शासन प्रमुख 2 अलग अलग पद हैं। राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख होते हैं, राज्य के प्रमुख होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री शासन के प्रमुख होते हैं। ऐसा संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी जिनके सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेंगे। भारत के संविधान में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, ये लिखा हुआ है। हालांकि भारत के राष्ट्रपति सिर्फ राष्ट्र प्रमुख होते हैं और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर ही सारे कार्य करते हैं। आइए हम देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा ने अनुच्छेद 65 में भारत के प्रधानमंत्री के लिए कौन कौन से कर्तव्यों का वर्णन किया था। अनुच्छेद 65 भारतीय संविधान का प्रारूप 1948 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह संघ के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों तथा विधान के प्रस्तावों को राष्ट्रपति को संसूचित करना। ख संघ के कार्यों के प्रशासन तथा विधान के प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी उपलब्ध कराना जिसे राष्ट्रपति मांगे, तथा ग यदि राष्ट्रपति ऐसी अपेक्षा करे तो किसी ऐसे विषय की मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करना जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय ले लिया गया हो
किंतु मंत्रिपरिषद द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया हो। तो ये कुछ कर्तव्य का वर्णन भारतीय संविधान के प्रारूप में किया गया था, जो 1948 में था। हालांकि इसमें संशोधन किया गया और बाद में इसमें अनुच्छेद 7B जोड़ा गया, और ये 7B के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि संघ के कार्यों के प्रशासन तथा विधान के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को संसूचित करना। यानी जो भी मंत्रिपरिषद निर्णय लेता है, जो शासन प्रशासन के लिए जो डे टू डे वर्क के होते हैं, या जो महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद लेता है, उसके बारे में, उस प्रस्ताव के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करना है। दूसरा है संघ के कार्यों के प्रशासन तथा विधान के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करना, जिसे राष्ट्रपति मांगे। यानी अगर कोई भी प्रस्ताव जो कानून बनने के लिए प्रस्तावित है, या कोई भी कार्य जो मंत्रिपरिषद करती है, उसके बारे में अगर राष्ट्रपति जानकारी मांगे तो उसे राष्ट्रपति को अवगत कराना। और यदि राष्ट्रपति ऐसी अपेक्षा करे तो किसी ऐसे विषय को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करना जिस पर मंत्री द्वारा निर्णय ले लिया गया हो, किंतु मंत्रिपरिषद द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया हो। तो ये कुछ प्रमुख अधिकार कर्तव्य है प्रधानमंत्री के। तो अभी हम देख रहे थे कि जो मोटा मोटी तौर पर कर्तव्य प्रधानमंत्री के हैं, वो है यही है कि वह जो शासन विधान है उसके सारे निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराना। अब हम यहाँ देखेंगे प्रधानमंत्री के कार्य क्या हैं और उनकी शक्तियाँ क्या हैं। पहला है, वह अपने राजनीतिक दल के सदस्यों को मंत्री पद पर नियुक्ति के लिए उनके नाम को राष्ट्रपति को प्रस्तावित करता है। मंत्रिपरिषद में वही व्यक्ति शामिल होते हैं जिसके नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को करता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वह सभी मंत्रियों का नेता होता है। दूसरा है, वह विभिन्न मंत्रियों को प्रभार के वितरण का निर्णय लेता है, उनके मंत्रिमंडल में फेरबदल भी कर सकता है। तो जो पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो प्रभार दिया जाता है, जैसे कि किसी को गृह विभाग दिया जाता है, होम मिनिस्ट्री दिया जाता है, किसी को रक्षा विभाग दिया जाता है, डिफेंस मिनिस्ट्री दी जाती है, तो इसका निर्णय प्रधानमंत्री करता है कि किस व्यक्ति को किस पद पर बहाल किया जाए, किनको कौन सा पोर्टफोलियो अलॉट किया जाए। साथ ही अगर वो प्रधानमंत्री को लगता है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों के प्रभार को बदलना जरूरी है, तो वह उनके प्रभार को बदल भी सकते हैं। तीसरा है कि वह मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसमें लिए गए निर्णयों को बदल सकता है। तो मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होता है, वो मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है। इस नाते वह जो मीटिंग होती है कैबिनेट की, उसकी अध्यक्षता करता है, और अगर कोई निर्णय ऐसा लगता है जो प्रधानमंत्री को सही नहीं लगता है, तो उसके निर्णयों को बदलने की भी शक्तियाँ प्रधानमंत्री में होती है। वह भारत के राष्ट्रपति को अपने मंत्रिमंडल से किसी मंत्री को इस्तीफे या हटाने के बारे में सुझाव दे सकता है। चूँकि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही नियुक्ति होती है, तो प्रधानमंत्री किसी भी मंत्रिपरिषद के सदस्य को हटाने की संस्तुति राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। और कोई मंत्री प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपता है या प्रधानमंत्री इसको हटाना चाहते हैं, तो इसका सुझाव वह राष्ट्रपति को दे सकते हैं, और उनके सुझाव पर राष्ट्रपति उस मंत्रिपरिषद के सदस्य का इस्तीफा स्वीकार कर सकते हैं या फिर उसे बर्खास्त कर सकते हैं। वह मंत्रिमंडल में मंत्रियों के कामकाज को नियंत्रित और निर्देशित भी करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के हर सदस्य को अपने सुझाव दे सकते हैं और उनके कार्यों को देख सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, उनको निर्देश दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी मंत्रियों के कार्यों के लिए अकेला प्रधानमंत्री जिम्मेवार होता है। तो इस नाते वह मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के कार्यों की निगरानी और उनको निर्देशित करने का भी अधिकार उनका है।
वह कभी भी इस्तीफा दे सकता है और भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल भंग करने का सुझाव दे सकता है। प्रधानमंत्री अपनी इच्छानुसार इस्तीफा देने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जैसे ही इस्तीफा देते हैं पूरे मंत्रिमंडल भंग हो जाता है, मंत्रिमंडल का ही इस्तीफा हो जाता है। देखिए, एक मंत्री अगर इस्तीफा देता है तो मंत्रिमंडल पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर एक प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है तो सारा मंत्रिमंडल का इस्तीफा हो जाता है। हालांकि मंत्रिमंडल को भंग करने का सुझाव दे सकते हैं, लेकिन लोकसभा को भंग करने का सुझाव भी प्रधानमंत्री दे सकते हैं। शर्त यही है कि जिस समय प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का विश्वास हासिल किए होते हैं तभी उनके इस सुझाव को राष्ट्रपति मानते हैं। अगर कोई प्रधानमंत्री बहुमत खो देता है और वह इस्तीफा देता है, ऐसे में वह लोकसभा भंग करने का सुझाव नहीं दे सकता। यदि प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देता है या कार्यालय में उनकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिमंडल कार्य करना बंद कर देता है और प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद वह स्वतः ही भंग हो जाता है। नियुक्तियों के संबंध में अधिकार और शक्तियां। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति भारत के प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। तो आइए कौन कौन से पदाधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सुझाव पर करते हैं। तो सबसे पहला है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं। चुनाव आयुक्तों का चयन मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जो हैं उनके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष, सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये जो प्रमुख पदाधिकारी हैं ये सभी पदाधिकारी ऑटोनोमस होते हैं और सरकार के नियंत्रण से बाहर होते हैं। एक बार नियुक्ति करने के बाद प्रधानमंत्री उनको हटाने की सिफारिश नहीं कर सकते। उनको हटाने के लिए फिर महाभियोग लाना पड़ता है, इसलिए लेकिन इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर ही करते हैं। भारत की संसद के संबंध में अधिकार एवं शक्तियाँ। प्रधानमंत्री निचले सदन यानी लोकसभा का नेता होता है और प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित तरह से कर सकते हैं। वह विदेश नीति तय करता है, ठीक है। वह केंद्र सरकार का स्पीकर होता है। जो केंद्र सरकार होती है वह प्रधानमंत्री के नाम से चलती है। जैसे अभी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो मोदी जी की सरकार कही जाती है। मोदी जी जो कुछ भी बोलते हैं वह भारत सरकार का वचन होता है। वह संसद में सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेजॉरिटी दल के नेता ही भारत के प्रधानमंत्री के लिए चुनाव नियुक्ति के काबिल होते हैं। उसी को नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। वह नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्य परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष भी होता है। वह राजनीतिक स्तर पर आपातकाल के दौरान आपदा प्रबंधन टीम का प्रमुख होता है। वह सभी सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। ध्यान रहे यहाँ राजनीतिक प्रमुख की बात कर रहे हैं। वैसे तीनों सेनाओं का वास्तविक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं और रक्षा मंत्री के सलाह पर वह कार्य करते हैं। तो तीनों सेनाओं के राजनीतिक प्रमुख इसलिए कहा गया क्योंकि रक्षा मंत्री कैबिनेट का सदस्य होता है जिसका नेता प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के राष्ट्रपति से संबंध। भारत के प्रधानमंत्री का भारत के राष्ट्रपति के साथ किस तरह का संबंध होता है। पहला, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में संबंध बताते हैं। अनुच्छेद 74 राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रियों का एक मंत्रिमंडल होगा जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री को करना होगा।
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर निर्णय लेगा। हालांकि वह मंत्रियों की कैबिनेट के द्वारा लिए गए निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख होते हैं और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल उनके सलाहकार होते हैं। तो ये संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मसलों पर सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा और उस मंत्रिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री करेंगे और उनके सलाह पर ही राष्ट्रपति निर्णय लेंगे। हालांकि कैबिनेट के जो निर्णय होते हैं उस पर पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति को दोबारा फिर से विचार करने के लिए कहने का अधिकार होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पुनर्विचार के बाद भी अगर मंत्रिमंडल दोबारा वही सलाह देता है तो राष्ट्रपति को वह सलाह मानने ही पड़ते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेंगे प्रधानमंत्री के सलाह पर। हालांकि यहाँ राष्ट्रपति का ये अधिकार इस मायने में सीमित है कि राष्ट्रपति सिर्फ उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जिनको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। यानी मेजोरिटी प्राप्त दल के नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद का आनंद ले सकते हैं। यानी राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बार फिर से आपको ये बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को तभी हटा सकते हैं जब वह लोकसभा में अपना बहुमत खो देता है या प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं, तब उनको वो हटा सकते हैं। मंत्रियों का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से भारत की संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल संयुक्त रूप से लोकसभा या राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि जब लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री कोई तब तक ही प्रधानमंत्री रहता है जब तक कि लोकसभा के सदस्य उसको चाहते हैं। ठीक है। तो वह उसके प्रति ही जवाबदेह होता है। जिस क्षण प्रधानमंत्री से लोकसभा का विश्वास खत्म हो जाता है, उनका और उनके मंत्रिमंडल का इस्तीफा हो जाता है और राष्ट्रपति ऐसे प्रधानमंत्री को पद से हटा देते हैं। प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या हैं? देखिए, कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा किए गए सभी कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देना प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। यानी जो कैबिनेट की बैठक होता है, उस बैठक का पूरा रिपोर्ट राष्ट्रपति को उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री का सबसे प्रमुख कर्तव्य होता है। दूसरा, किसी आपातकाल की स्थिति या विदेश नीति या तत्काल महत्व के किसी मामले में भारत के राष्ट्रपति को जानकारी देना। ऐसी आकस्मिक परिस्थिति पैदा हो जाने पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है, राष्ट्रपति से जाकर के उस मामले के बारे में बात करते हैं और उसके बाद राष्ट्रपति की सलाह पर निर्णय लेते हैं। राष्ट्रपति को भारत सरकार एवं संघ कार्यपालिका से अवगत कराना। भारत सरकार जो भी काम करती है या संघ की जो कार्यप्रणाली होती है, उसके बारे में राष्ट्रपति को समय समय पर सूचित करना प्रधानमंत्री का प्रमुख कर्तव्य होता है। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका को एक पदाधिकारी के रूप में गिनाया, जिसकी तुलना संयुक्त राष्ट्र के अमेरिका के राष्ट्रपति से की जा सकती है। भारत में प्रधानमंत्री को वही ताकत प्राप्त है जो अमेरिका में के राष्ट्रपति को प्राप्त है। इस तरह की बातें अंबेडकर ने भारत के संविधान सभा में कही थी।
इसलिए कहा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का कार्यकारी प्रमुख होते हैं। तो आज के इस डिस्कशन में हमने भारत के प्रधानमंत्री की योग्यता, उनकी नियुक्ति, उनके अधिकार और प्रधानमंत्री के कर्तव्य के साथ साथ राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री का क्या संबंध होता है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा की है। और ये जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी क्लास के बच्चों को प्रधानमंत्री के बारे में इन सारी बातों को की जानकारी होनी चाहिए। और ये हमेशा जो हॉट VVI क्वेश्चन के रूप में होते हैं, VVI क्वेश्चन होते हैं, प्रायः राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, राज्यपाल या मुख्यमंत्री के बारे में, उनके नियुक्ति, उनकी योग्यता, उनके कार्य और अधिकार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खास करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये दो टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह ये बातें समझ में आ गई होगी कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, भारत के प्रधानमंत्री की पद के लिए कौन कौन सी प्रमुख योग्यताएं होती हैं, उनके अधिकार क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं। और तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और आप और कौन कौन से विषय पर वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।